नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर और मैं हूँ आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था मोदी इज़ द बॉस। आखिर क्या कारण है कि मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि विपक्ष उसके सामने छोटा दिखाई दे रहा है? तो आखिर में ये क्या क्या रीज़न है, क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी का जो कद है, वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है और जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी, वो लगभग-लगभग समाप्ति की कगार पर आ गई है। यहाँ तक कि अब तो विपक्ष के जो और दल हैं, वो आपस में ये बातें करते हैं, जैसा हमने कभी नहीं देखा कि तेरी हार इतनी बड़ी थी और मेरी हार इतनी है, तेरे से कम है, फलाना-ढिमकाना। और इस चुनावों में 2024 के चुनावों में, लोकसभा चुनावों में आपको पता है इतिहास भी बनने वाला है। क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू थे और अब अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं, जैसा लगता भी ये संभव ही लग रहा है, तो तीसरी बार लगातार बनने वाला शख्स जो होगा, वो या तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं या नरेंद्र मोदी बने हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो इनको बाकी जो अन्य नेता हैं, उनसे अलग और ऊपर ला कर के खड़ा कर देती है। क्या कारण है मोदी की मैजिक का? ये विचारधारा की हार है या बीजेपी के विचारधारा की जीत है और कांग्रेस के विचारधारा की हार है? टू बी स्पेसिफिक प्रिसाइज़ इस बात पर चर्चा करने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में धीरज भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जानना था कि मोदी का जो कद है वो क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, अगर मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, तो आपने सर, कहा कि ये लगातार जो इनकी जीत होती जा रही है, तो इसके पीछे मोदी का जो इतने वर्षों का त्याग, समर्पण और वो जनता से जो कनेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं कल-परसों देख रहा था, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो मोदी के कैम्पेनिंग भी शुरू में कर चुके हैं, प्रशांत किशोर। उन्होंने जी। अभी मतलब उनकी गणना जो है जनरली सबसे सटीक मानी जाती है। अभी तक जो चुनाव का जो उनका आकलन रहा है, वो सबसे सटीक रहा है। तो मैं उनको देख रहा था, वो भी कह रहे थे कि 300 से ऊपर बीजेपी को मिल जाएगी, तो जो 400 पार जो एनडीए का जो सपना है, वो लगभग पूरा होता दिख रहा है। तो ऐसा जो मतलब हर बार मोदी एक बड़े अवतार में नज़र आ रहे हैं। पिछली बार पहली बार जो जीते 2014 में, उसके बाद 2019 में उससे ज़्यादा विक्ट्री और इस बार उससे भी ज़्यादा विक्ट्री बड़ी विक्ट्री मिलेगी। तो वाक़ई जो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो धीरे-धीरे बौनी होती चली जा रही हैं। तो प्रशांत किशोर की बयान को अगर हम वो माने आधार माने, तो उन्होंने एक और बात कही कि कोई भी मोदी को हरा सकता है। ऐसा नहीं है कि मोदी इनविंसिबल हैं बिल्कुल, उनको हराया नहीं जा सकता या उनके ऊपर कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो कोई भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जो भी आएगा, उसको उसी स्तर का होना चाहिए या उसी स्तर का समर्पण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी को घूमना मतलब लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। पूरे गाँव-गाँव जाकर देखें लोगों को। और जैसा कि गुजरात में जब थे वो मोदी जी, तब मुझे याद है मैं उस उनके कैंपेन से बहुत अरसे तक जुड़ा रहा। तो मुझे याद है कि वो हर दिन एक योजना शुरू करते थे। साल में लगभग 200 योजनाएँ थी। तो 365 दिन होता है उसमें और हर एक दिन वो एक योजना चलाते थे और ऐसा नहीं था कि उस योजना को वो खत्म कर देते थे, मतलब योजना चालू हो गई और उसके बाद उसका क्या हो रहा है, क्या नहीं, कोई पता नहीं। वहाँ जल छाजन का की योजना हो, वो एक चेक डैम बना के पानी का स्तर ऊपर उठाते थे। फिर वो मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो गाँव में वास्मो करके एक लागू किया था मॉडल उन्होंने, तो उसके कारण वो गाँव-गाँव तक पीने का पानी, कहाँ गुजरात में कभी पानी की ट्रेन चलती थी और मोदी के आने के बाद ऐसा मैजिक पलटा कि बिल्कुल वो वहाँ गाँव-गाँव में पानी भरमार हो गई, पीने के पानी की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा कई सारी चीज़ें जो थी बिल्कुल उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया। और बिजली के मामले में गुजरात इकलौता राज्य था जो
इसको सप्लाई करता था, मुंबई तक को पानी बिजली सप्लाई करता था। तो बिजली के मामले, जबकि गुजरात में ना मिनरल है, ना कोई बाहर से वैसा पेट्रोलियम है, कुछ भी नहीं है मिनरल, कोयला भी वहां अपना नहीं आता है, लेकिन फिर भी गुजरात बिजली बाहर को सप्लाई कर रहा है, मुंबई को बिजली दे रहा है। नौकरी, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य गुजरात हो गया था, सबसे ज्यादा उद्योग धंधों को आकर्षित करने वाला राज्य। ऐसा तो था नहीं कि उस समय केंद्र में मोदी की सरकार थी, जिसके कारण वो प्रभाव डाल के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को वहां बुला ले रहे थे। जी बताएं आप कुछ। ओवरऑल ओवरऑल कहने का अर्थ ये है कि नरेंद्र मोदी का समर्पण जनता के प्रति जो है, वो जनता को खींच करके मोदी को वोट करने के लिए बूथ तक लेके आता है। क्योंकि जनता से कनेक्ट करना जाना, तो वो हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और वो हंटर मारना, ये सब हम देख चुके हैं। वो कुश्ती लड़ रहे थे, कभी कभी तो यात्रा करने का मतलब ये नहीं है कि यात्रा कीजिए और एसी में गाड़ियों में बैठ के आप एकदम पूरा कैट बन के घूमते रहिए और चले जाइए यात्रा करके, पीछे में साथ में प्रेस रिपोर्टर्स को बिठा लीजिए और वीडियो करवाइए कि देखिए ये पब्लिक कर रही है, वाह वाह वाह। देखिए ये तो गलत बात है। जहां पे वो बेचारे जा रहे थे, जैसे वो आसाम में गए, तो आसाम में राहुल बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। फिर मैंने सुना है शायद बिहार में भी दर्ज हो गया और बंगाल में भी हो गया। तो मतलब इनका कनेक्शन कुछ अलग ही है। कांग्रेस के हार की एक वजह जो मैं फील करता हूँ, उनकी वो ये यात्रा, है। अगर आप राहुल की यात्रा की बात चूंकि आपने कर ली है, तो उसको थोड़ा सा और एनालाइज कीजिए कि राहुल की यात्रा कहीं से भी आम आदमी से कनेक्ट नहीं हुई। वो बीच बीच में अपनी यात्राओं को छोड़ छोड़ के बीच बीच में चले जाते थे दूसरी जगह रैली अटेंड करने। यूपी में उनकी रैली चल रही थी, वो यात्रा चल रही थी, और वो रैली अटेंड करने दिल्ली में घूम रहे थे। बिहार भी चले गए वो यूपी से, वो लालू जी ने कोई एक यात्रा की, वो रैली करी थी, तो उसमें वो चले गए थे और उनकी यात्रा कहीं उधर घूम रही थी। मतलब महाराष्ट्र तक जा रही है, अचानक वो नेताजी का है। और तो यात्रा जो है वो, अच्छा पद यात्रा तो थी ही नहीं, वो यात्रा जो थी वो भी भगवान भरोसे थी। तो उस तरह की यात्रा करने की बात नहीं हुई है। बात हुई है कि देखिए आप एक बात भूल रहे हैं कि वो मान लीजिए वहां से वहां चले गए, कहीं और चले गए। मेहनती आदमी है बेचारा, जैसे नौकरी पेशा आदमी होता है कि आज यहाँ पे हूं मैं, कल टूर पे वहां चला गया, बीच में मीटिंग भी कराया, तो सब कुछ मतलब अहम ब्रह्मास्मि वाला जो था। और सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कांग्रेस के हार का कारण है, जो मुझे लगता है, वो ये जो पुराना बोझा है ना, ये पता नहीं कैसे लोग हैं जो राहुल गांधी के कान में जाने क्या क्या उनको एडवाइस करते रहते हैं सर। तो उनको जो एडवाइस उनको दी जाती थी, वो पता नहीं कैसे ये लोग देते थे एडवाइस, और गड़बड़ ये होती है शायद वो इन एडवाइस में आ भी जाते हैं। तो कहीं ये भी गड़बड़ है। लेकिन मोदी के मैजिक के पीछे कारण उनका अभियान, उनका समर्पण, ये सब है। साथ ही ये भी है कि जो उनकी जो टीम है, जो उनके चारों तरफ रहती है, वो समझाने वाले बड़े प्रबुद्ध लोग होंगे कि आप किस तरह से करेंगे। ये तो बीजेपी की सबसे बड़ी अचीवमेंट अब तक की है। नहीं नहीं, यही अंतर है, यही अंतर है कि राहुल जो है वो समझाने वाली टीम का कहाँ मानते हैं, और मोदी की टीम जो है वो मोदी का कहाँ मानती है। दोनों में अच्छा। बेसिक अंतर यही है। तो जी जी। मोदी का अपना विजन जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। उस विजन को इम्प्लीमेंट करना कैसे है, वो मैंने मोदी के साथ बहुत करीबी मतलब बिल्कुल 1 to 1 करके काम किया है कोई कुछ प्रोजेक्ट्स पर। मुझे जी याद है कि कई इवन, मतलब हम लोग वीडियो जर्नलिस्ट हैं, तो वीडियो के बारे में जो उनकी समझ है, मतलब हर क्षेत्र में उनकी समझ, वीडियो के बारे में उनकी जो समझ है वो हमसे ज्यादा है। मतलब उस समय जब उनसे बात हो रही थी, तो हमसे ज्यादा समझती। उन्होंने कई सारे पॉइंट्स बताए हमारे वीडियोस पर कि यहाँ यहाँ ये पॉइंट हो सकता है, और वो हमें लगा बाद में कि अरे ये तो बहुत जेन्युइन बात थी जो हम लोगों को नहीं समझ में आई। तो मतलब ही इज नॉट अ वीडियो जर्नलिस्ट, ही इज अ पॉलिटिशियन। तो उनको हर एक क्षेत्र में जो समझ है, जो उनकी अपनी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, वो बहुत स्ट्रांग है उनकी। और उनकी टीम जो है, मोदी जी की टीम जो है, वो मोदी जी के प्लान को इम्प्लीमेंट करती है। राहुल के यहाँ या और जो जो भी जो दूसरे नेता हैं, उनके यहाँ एक एडवाइजर्स की टीम है जो उनको समझाती है कि अच्छा ये इधर जाओ, तो वो उधर जाने लगते हैं, फिर बोलते हैं इधर जाओ तो उधर जाने लगते हैं। तो वो अपनी अपना दिमाग प्लानिंग में नहीं यूज करते हैं। वो दरअसल इसके पीछे कारण मेरे ख्याल में, जो वो एडवाइजर्स की बात में आ जाते हैं,
वो ये है कि वो फुल फ्लेज्ड पॉलिटिशियन नहीं है, ना तो वो फुल फ्लेज्ड बिजनेसमैन है, ना फुल फ्लेज्ड मतलब मोहब्बत की दुकान भी नहीं ढंग से चला पा रहे। अब बेचारे नफ़रत के बाज़ार में बैठे हैं, नहीं चला पा रहे। अब इनके संग सर बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर हम राहुल गांधी को ज़रा साइड में रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मोदी को बनाने के लिए जो हिंदू विरोध था, तथाकथित सेकुलरवादियों का तथाकथित सेकुलरवादियों का, वो इन्हें ले डूबा। या और हिंदू विरोध सिर्फ भारत के हिंदुओं का नहीं साहब, अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बाहर से आ रहे, जैसे सीएए में हमने देखा, तो भी इनके पेट में दर्द है। रामचंद्र जी का मंदिर अगर बन रहा है तो ये नहीं जाएंगे, और बाद में आधों को समझ में आ रहा, आधों को नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कांग्रेस में लगातार छोड़ने की प्रक्रिया बनी हुई है, और बीजेपी में आ रहे हैं। इनमें जा रहे हैं, उनमें आ रहे हैं। हालांकि आना जाना दुनिया में लगा रहता है, परंतु ऐसा आना और ऐसा जाना तो मैं शायद इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, जब से मैं राजनीति समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखा। सन 2014 के पहले से भी, 2003 से लगभग। नहीं, तो ये क्या? केवल कांग्रेस की बात नहीं है, और भी जी जैसे ममता बनर्जी, ये मुलायम सिंह की पार्टी जो अखिलेश चला रहे हैं, तो इनके यहाँ, या महाराष्ट्र में ले लीजिए, या साउथ में ले लीजिए, तो कोई भी ऐसा नेता जो, जैसा कि मैंने और भी विश्लेषकों को, आपको प्रशांत किशोर का बताया अभी, जैसा कि वो बता रहे थे कि कोई भी इनको हरा सकता है मोदी को, लेकिन उसको मोदी के जितना समर्पित होना पड़ेगा, मोदी के जितना विजनरी होना पड़ेगा, और मोदी के जितना आपको डेडिकेटेड होना, मतलब वो वर्कहोलिक होना पड़ेगा। तो ये तीनों जो क्वालिटीज हैं वो सब में किसी में हो नहीं सकती है, या अभी तक फिलहाल जो नेता हैं उनमें नहीं है, ऐसा देखने को मिला। तो इसके कारण उनका कद जो है वो लगातार छोटा होता चला जा रहा है, और मोदी का कद लगातार बड़ा होता जा रहा है। जी जी। अच्छा सर, एक मेरे को चीज और समझनी थी कि अगर मान लीजिए जैसे 24 में 400 पार बीजेपी कर लेती है, 400 पार, पहली बात तो क्या 400 पार कर पाएगी? अगर 400 पार, मैं कह रहा हूं पूरा एनडीए कर लेता है 410, 415, 420 के आसपास, तब क्या जो हमारा संविधान है उसमें बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे? और ये एक प्रश्न और है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं वी आर स्लोली, कुछ लोग हैं, मतलब कांग्रेसी कहते हैं, कांग्रेसी खैर क्या कहते हैं, मैं तो सच बात बोलूं, मैं तो अब इंटरेस्ट भी नहीं लेता। ये कहते हैं कि वो देश में आग लग जाएगी, तो थोड़ा उस आग के ऊपर भी प्रकाश आप डाल देना, कि अगर तीसरी बार बीजेपी जीत गई तो देश में आग लग जाएगी, तो इस आग के ऊपर आप क्या प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो जहां तक बात है, उसके लिए सर आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। तो जी टू सर। थर्ड मेजोरिटी अभी राज्यसभा में है नहीं, तो इसलिए, मतलब राज्यसभा में आपकी संख्या कम ही है रादर। तो इसके कारण क्या होगा कि ज्वाइंट सेशन में ज्वाइंटली इनको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होगी। तो वैसी हालत में अगर लोकसभा का 400 पार होगा, और राज्यसभा का 100 सीट भी अगर जुड़ जाए, या 95 सीट भी, 90 सीट भी जुड़ जाए, तो 2/3 मेजोरिटी के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये एक इनकी रिक्वायरमेंट है, 400 पार होना जो है वो बड़े बदलावों के लिए एक रिक्वायरमेंट है इनकी। तो 400 पार हो जाएगा, ज्वाइंट सेशन बना के बुलाकर वो किसी भी बड़े बदलाव को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कई बड़े बदलावों की जरूरत है। इससे पहले जो एक बड़ा बदलाव हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान किया था, उसको, अब ये अलग डिबेट का मुद्दा है कि वो लीगल था या नहीं लीगल था, क्योंकि उस समय तो लोकसभा भंग थी। तो उसके, हम्म। मतलब उसके जरिए उन्होंने कर दिया, वो कैसे किया उसका एक अलग प्रोसेस का, मतलब उसकी व्यवस्था अलग है, मतलब उनकी जो बात थी उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, वो अलग चर्चा का मुद्दा है। लेकिन जी सर। अभी जो इनकी जरूरत है कि वो 2/3 मेजोरिटी करके वो बड़े बदलावों को लागू करें। और बड़े बदलाव अभी बहुत सारे जरूरत है। अभी छोटे मोटे, अभी इन्होंने सीआरपीसी में बदलाव किया है, जिसकी उस दिन चीफ जस्टिस भी तारीफ कर रहे थे। तो उसके अलावा बहुत सारे कानून में, जो अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं जिनको हम ढोते चले आ रहे हैं, या बहुत सारे डिजिटली हम्म। बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चीजें अभी बदली हैं, समाज की परिस्थितियां बदली हैं, उनके हिसाब से कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। तो उन बदलावों के लिए
मोदी जी का ये 2/3 मेजोरिटी जो है मुझे लगता है काम आएगा। तो उसके लिए 400 पार का नारा और बहुत अच्छा। आप और एक बता रहे थे कि ये कांग्रेस कह रही थी कि आग लग जाएगी, तो आग मेरे ख्याल से ऐसे ही लगेगी। अब उनके तन बदन में तो आग लगी जाएगी, कम से कम, और कहीं लगे नहीं लगे। मेरी हंसी ना कभी कभी केजरीवाल जैसी हो जाती है। अच्छा, आपने कईयों के नाम लिए मगर इनका तो आप भूल ही गए जिनका टैटू हरिश्चंद्र गुदवाते थे अपनी छाती पे, अरविंद केजरीवाल। तो पहले वो घोटाले के आरोप से बाहर निकल जाए। उनका कईयों को तो होता है कि केंद्र में आने के बाद उन्होंने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया। ये तो केंद्र में आए बिना एक छोटी सी सरकार, बिल्कुल पावरलेस गवर्नमेंट, वहां भी इनको जितना मौका मिला उतना लूट लिया। तो ये इनका चरित्र बता रहा है कि इनका जी क्या भविष्य है। हाँ, पर वो तो कह रहे थे कि मेरा तन धन, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा था तन मन मेरा देश को समर्पित है। धन वो अपने पास रखना चाह रहे थे। और इस पे बड़ा मजेदार था कि क्या अब तिहाड़ में बनेगा शीश महल। तिहाड़ में बनेगा शीश महल। और वो अपनी तुलना भगत सिंह से करते हैं, छोटे मोटे नहीं। हाँ, मैं भगत सिंह, अब ये तो नीचता है सर। आप भगत सिंह ऐसे अगर आप अपनी तुलना कर रहे हैं तो भगत सिंह की तरह फांसी पे चढ़ने का मादा रखो ना। अभी जाते हैं सो इनकी तबीयत खराब होने लगती है। आपको एक मेरे को बीजेपी के प्रवक्ता से बात हो रही थी सर, उन्होंने कहा कि संजय सिंह का जो वजन है उनके सुनने में आया था 6 किलो बढ़ गया। इनका घट गया, उनका बढ़ गया। मैंने कहा वो भैया पुराने खिलाड़ी रहे, उनकी वजह से कई फिल्में हैं जो हिट हुई हैं। तो नहीं, उन्हें कुछ खास बात नहीं त्यागजन पता। ने खंडन किया था कि कोई वजन घटा नहीं है केजरीवाल का। इतनी जल्दी अच्छा, वजन घटने की मतलब अगर कोई दवा जानते हैं तिहाड़ जेल वाले की इतनी जल्दी वजन घटा दें, तब तो वीएलसीसी बंद हो जाए, लोग वहां लाइन लगाने खड़े शुरू करते हैं। ये बड़ा मजेदार था। और सर इसमें एक मैं आपको मजेदार चीज और बताऊं कि वो कह रही थी कि वो उनका बीपी ये हो गया, फलाना हो गया, शुगर ये पहुंच गया, सुनीता जी जो उनकी वाइफ है। मगर मैंने जो एक मेरे जानकार हैं पहले तिहाड़ के जेलर रहे हैं, मैंने कहा सर किसी की तबीयत खराब है तो उसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस कैसे बयान दे रहा है? तो कहे बकवास कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं। मतलब झूठ बोलने की इंतहा है साहब। अब मैं एक बात और पूछना चाहता नहीं, हूँ सर, जैसे वो कोर्ट में गए थे, तो उन्होंने अपने तबीयत के बारे में एक बार भी नहीं कहा। लेकिन कोर्ट के बाहर इन लोग, सारे लोग, आतिशी, सुनीता, सब लोग अपना बताने लगे कि वो उनकी तबीयत खराब है जी, उनकी तबीयत खराब। अगर था, अगर वास्तव में कुछ तबीयत खराब हुआ होता और इनका पता चलता उनको, तो वो कोर्ट में बोल सकते थे। कोर्ट में तो उन्होंने भाषण देने की कोशिश की, पूरा अरे जो तो हमारे मोहल्ले में क्लिनिक है साहब, मैं कराऊंगा इलाज मोहल्ले वाले क्लिनिक में अपने, वहां से इलाज करा ले, अगला क्या दिक्कत है? ये भाई विदेश काय को जाते हैं, कोई जरूरत ना है। हमने वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज हमारे दिल्ली में है साहब, वर्ल्ड फिर भी क्लास। राघव और चड्ढा अपनी इसके आंख का मतलब इलाज कराने गए हुए हैं। मेरा तब मन आ रहा था मैं पूछ लूं, मैंने कहा सर वो एक पे एक फ्री वालों का क्या कहेंगे आप? कि एक पे एक फ्री, तो इनके इनके सांसद साहब बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आम आदमी पार्टी के सांसद मतलब क्या देखिए, होगा? जैसा मुझे मुझे जहां तक पता है कि एक तो सीएए के लागू होने के दौरान जैसा आम आदमी पार्टी ने विरोध दर्ज किया, तो उसके कारण पंजाब में इनके प्रति काफी रिसेंटमेंट है। और लोग कह रहे हैं, क्योंकि सिख भी बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान से जो आए हैं, तो उन लोगों के प्रति एक भावनाएं हैं सिखों की। पंजाब में केवल सिख ही नहीं है, लेकिन सिखों की भी भावनाएं हैं। और जो हिंदू भी हैं, ज्यादातर सीमावर्ती सिख राज्यों के ही लोग थे जो उधर से आना चाहते थे इधर, उस पर इन्होंने विरोध किया है। तो उनके जितने सगे संबंधी या लोग हैं, उन लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इनके खिलाफ हो रहे हैं। ये सीए जैसे नोबल कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसका मतलब कॉज इतना नोबल है कि बाहर से प्रताड़ित कोई होकर आ रहा है, उसको हम अपनी नागरिकता दें, उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। तो इसके कारण इनसे लोग नाराज हैं। प्लस अभी जो इसका जो भगवंत मान सरकार है, उसका जो कार्यकाल है, उसका जो मतलब कार्य विफलताएं हैं, उसका भी असर इनके इस पर पड़ेगा, एंटी जी हाँ सर। इनकम्बेंसी। सर एक एक आप बोल रहे थे तो मेरे को एक चीज और याद आई। राम का विरोध विपक्षी दलों को या यूं कहूं सेकुलरों को कितना महंगा पड़ेगा।
ये कह रहे थे राम रोटी नहीं देते। मुझे लग रहा है राम ने एटलीस्ट जो राम के अनुयायी थे उनको तो रोटी दी। भाई उनको काम तो मिला, वो तो सत्ता में फिर आ रहे हैं। और जो राम के विरोधी थे उनको राम रोटी क्यों दें? तो राम का विरोध इन्हें कहीं महंगा तो नहीं पड़ा। और ये बड़ा आश्चर्यजनक है सर, आप देखिए एक ऐसा सेकुलरवाद है बड़ा अजीबो-गरीब सा, कि जब अखिलेश यादव से पूछा गया आप मंदिर जाते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाता मंदिर। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इफ्तारी खाने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और ये सब सेकुलरवादियों के संग है। सिर्फ एक अखिलेश यादव इसमें अपवाद हो ऐसा नहीं है। मतलब ये ममता बनर्जी के भी साथ है, ये इनके साथ भी है। तो जो हिंदू मुख्तार जो नाराज मुख्तार है, जो अंसारी हिंदू मुख्तार अंसारी की कब्र पर दोनों को ही हाथ जोड़े हुए पति और पत्नी अखिलेश यादव और उनकी वाइफ जो डिंपल यादव हैं, दोनों के ऐसे हाथ जोड़े हुए फोटो अभी बहुत वायरल हो रहा है। तो वो उसके लिए उनके लिए जो मंदिर है वो मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल की कब्र है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा था उसके लिए। उसके लिए अगर मुख्तार अंसारी के लिए कहा था, मुख्तार अंसारी कोई धर्मात्मा या संत तो था नहीं। और मुख्तार अंसारी ने, मैं यहाँ पे दर्शकों को बताता चलता हूँ, अगर आज मौका मिला है तो आपको बता दूं, उसने कृष्णानंद राय जी की जो ज्ञान शिखा जिसको हम कहते हैं, चोटी नहीं है वो ज्ञान शिखा है, उसको काटा था अपने पैरों के तले रौंद करके। दूसरे को और उसको फोन करा था बदमाश को, और उससे कहा था जय श्री राम। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि क्या राम का विरोध इनको ले डूबा? और हिंदू अपने ही घर में, हिंदू अपने इस साथ में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, इनकी नीतियों से, जो ये सेकुलर सेकुलर करके करी गई थी, इनकी नीतियों से हिंदू अपने ही घर में अनाथ हो गया था। ये तो बहुत जग जाहिर सी बात थी कि एक तो दो चीजें जो आपने पूछा कि राम का विरोध इनको ले डूबा, तो वास्तव में राम का विरोध इनको ले डूबा है। और राम के विरोध का जो उस समय जो एक माहौल था पूरे देश में, और वो सबने देखा कि कौन कौन वहां नहीं पहुंचा बुलाने के बावजूद और कौन कौन उसके विरोध में बोल रहा था। तो ये गुस्सा तो लोगों के मन में है ही कि भाई हमारे जो हिंदुओं के मन में खासकर ये है ही कि इनकी जो इतनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं जिस मंदिर से, अयोध्या से, और उसके विरोध में ये खड़े हो रहे थे। अब बेशक इसको बीजेपी की सफलता मानी जाए या इन लोगों की विपक्ष की विफलता कि बीजेपी ने एक ऐसे समय पर आयोजन किया और उसको इलेक्शन के जस्ट पहले ही समझिए कि आयोजन किया और उसमें ये लोग नहीं जाने के कारण बदनाम हुए। तो बदनाम हुए इसलिए हुए कि क्योंकि उन्होंने वैसा आचरण किया। ऐसा नहीं था कि कुछ बिना कुछ किए बदनाम हो गए, मतलब हम दिल से बहुत पवित्र हैं लेकिन बदनाम हो गए। आपका दिल भी काला है और आपने दिखा भी दिया कि अपना चरित्र भी, अपना चेहरा भी दिखा दिया कि वो भी काला है। तो इसलिए लोगों को वो बुरा लगा और लोग उसका मतलब बदला हो सकता है लेंगे इस इलेक्शन में। और जो दूसरी बात थी कि इनका हिंदू विरोध, तो हिंदू विरोध तो इनका अक्सर होता रहता था। वो केवल राम मंदिर का ही सिलसिला नहीं है और उसके अलावा भी कई सारी नीतियां। आज ही मैं देख रहा था, बल्कि हिमाचल प्रदेश, अभी बताऊं आपको एक नई बात बता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में ईद के दौरान मुस्लिम महिलाओं को बस में यात्रा फ्री रहेगी। अब ये कांग्रेस की सरकार है वहां, तो ऐसे घटिया इन लोग नियम बना रहे हैं। भाई नहीं, रक्षाबंधन ये आप शादी कर्नाटक में कर देख ले दी। साहब। कर्नाटक में असेंबली में जब जीते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये जो ओसामा जी, वो जो दिग्विजय सिंह कहते थे ना ओसामा जी और हाफिज जी, मतलब वो आपके देश के ही लोगों को मार रहा है। और वो खड़ा हुआ है उसके साथ में, क्यों? क्योंकि उसको मुस्लिम जो माइनॉरिटी, मेरे मुंह से गलत निकला था, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। माइनॉरिटी माइनॉरिटी वो कुछ नहीं है। और ये अस्तित्व की लड़ाई मेरे को ज्यादा लगने लगी है। तो धीरज जी, मैं अंत में आ, यही बस कहना चाहता हूं कि मुझे ये लग रहा है कि विजय तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है। और उसके पीछे सर दो कारण मुख्य हैं। पहला ये कि इन लोगों का कोई भी विजन नहीं है जो विपक्ष है। दूसरा, इंटेंशन भी नहीं है। और तीसरी एक बात और मैं साथ में ऐड ऑन करना चाहता हूं कि इन्होंने माइनॉरिटी अपीसमेंट की इतनी पॉलिटिक्स करी कि अब भारतीय राजनीति में जो कांग्रेस है वो स्वयं माइनॉरिटी ही बन गई। तो ये था आज का कार्यक्रम। मैं संकेत चतुर्वेदी
आपसे जल्द आने के अनुरोध के साथ फिर वापस आता हूँ। अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।